होती है 1941 वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, जहाँ पर सोवियत यूनियन जो कि रशिया है, जर्मनी के साथ में इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। निकोले पुश्किन जो कि रेड आर्मी के कमांडर हैं, आर्मर ऑफिसर हैं, और T-34 जो कि एक रशियन आर्मी का टैंक है। इन दोनों के ऊपर लगभग ये कहानी निर्धारित है। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है पुश्किन अपने एक सिपाही के साथ में अपने ट्रक के अंदर अपनी बटालियन के लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को के पास में रोड पर एक डायरेक्शन का साइन दिखता है, तो वो अपने ट्रक से उतरकर पहले उसको तोड़ने लगते हैं। उसी दौरान उनको जर्मनी का एक टैंक आते हुए अपनी ओर आते हुए दिखता है। वो देखकर एकदम जल्दी से अपने ट्रक के अंदर बैठते हैं और किसी तरह बचते बचाते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जर्मनी का वो टैंक लगातार उनके ऊपर सीज फायर कर रहा होता है, फायरिंग कर रहा होता है, बट वो किसी तरह, क्योंकि वो आर्मर ऑफिसर थे, तो वो किसी तरह उनके मिसाइल्स और उनकी गोलियों से बचते बचाते अपने बेस पर पहुंचते हैं जहां पर उनका बटालियन है। मगर बेस पर पहुंचने के बाद उनको अपने जो इंचार्ज कमांडर थे उनसे पता चलता है कि पिछली रात जर्मनी ने उनकी बटालियन के ऊपर अटैक करके उनके लगभग सारे टैंक, लगभग सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया था, मार दिया था, फिर बंदी बना लिया था। केवल कुछ 3 से 4 लोग या फिर कुछ घायल सिपाही और एक टूटा हुआ T-34 टैंक बचा होता है, जिसकी जिम्मेदारी आगे इंचार्ज लेने के लिए उनके जो इंचार्ज कमांडर होते हैं वो पुश्किन को आगे का चार्ज दे देते हैं कि आप आगे की चीज़ों को संभालो। तो ये जंग का माहौल था। तो निकोलाई पुश्किन उन 3 से 4 लोगों को तैयार करता है, मोटिवेट करता है, उनको तैयार करता है, अपने टैंक को तैयार करता है और रातों रात प्लानिंग करता है आगे की किस तरीके से उनको चार्ज संभालना है और किस तरीके से उनको जर्मन फौज का और जर्मन टैंकों का सामना करना है। दोस्तों, अगले ही दिन मॉस्को के पास एक गांव में क्लाउस जो कि जर्मन कमांडर था, अपने 15 टैंक्स के साथ में हमला करने वाला था। निकोलस को पता चलती है और वो रातों रात अपनी तैयारी करता है और रात ख़त्म होने से पहले ही सुबह 4 बजे ही 1941 नवंबर का महीना, वो सुबह 4 बजे ठंड में पहुंच जाता है और पहले ही अपने T-34 टैंक और 4 लोगों को डिप्लॉय कर देता है उस गांव के अंदर। और वो टैंक को इस तरीके से ढकता है कि उन क्लाउस की पूरी सेना को दिखता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि पहले से यहाँ पर कोई रशियन फोर्स मौजूद है। उससे होता क्या है, क्लाउस बिना खौफ आगे बढ़ना शुरू करता है उस गांव की तरफ और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी समझदारी का फ़ायदा उठाते हुए निकोलस क्लाउस के टैंक्स पर हमला कर देता है और एक ही साथ 2-2 टैंकों को एक-एक गोले से उड़ा देता है। निकोलाई की सेना बड़ी साहस से लड़ती हुई और T-34 टैंक उनका पूरा सहयोग करते हुए लगभग ये जर्मन सेनाओं को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एंड में फिर भी एक जर्मन टैंक बचता है जो कि इत्तेफाक से निकोलाई की T-34 टैंक के बिल्कुल आमने सामने आ जाता है और दोनों तरफ से एक साथ फायरिंग हो जाती है, जिस बीच कुछ निकोलाई की कुछ सेना को चोट भी लगती है, साथ ही साथ निकोलाई को भी चोट लगती है। सामने वाले जर्मन टैंक का जो उस टाइम पर कमांडर था वो क्लाउस था, क्लाउस को भी काफ़ी चोट लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो धोखे से जो है निकोलाई को एक गोली मार देता है और उसके बाद उनको बंदी बना लेता है। तरीके से ये लड़ाई खत्म होती है। निकोलाई और उसके बचे कुछ 2-3 लोगों को जर्मन सेना बंदी बना लेती है और यहाँ से शुरुआत होती है मूवी के नेक्स्ट पार्ट की। दृश्य दिखाया जाता है 3 साल बाद का 1944 में जर्मनी के बेस कैंप का। पूरी वार के दौरान जितने भी रशियन सिपाहियों को बंदी बनाया जाता है उनको जर्मनी के बेस कैंप में लाया जाता है 1944 के अंदर। यहाँ पर अनाया नाम की एक वॉइस ट्रांसलेटर के थ्रू जितने भी जर्मन कमांडर्स होते हैं वो रशियन जो बंदी होते हैं उनको कमांड देते हैं कि आप सब लोग घुटने पर हो जाओ, आप सब लोग डाउन हो जाओ। लेकिन सारे लोग डाउन हो जाते हैं, मगर एक कमांडर ऐसा होता है, एक इंसान उस प्रिजनर्स के बीच में, उन बंदियों के बीच में ऐसा होता है जो झुकता नहीं है, वो खड़ा रहता है। फिर गन पॉइंट पर एक कमांडर उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप किस रैंक पर थे रशियन बटालियन में। अगर वो कोई जवाब उनको नहीं देता, उसके बाद जर्मन लोग उनको बहुत मारते हैं, उस इंसान को बहुत मारते हैं और बाद में पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं, निकोलाई ही था। दूसरी तरफ जर्मन आर्मी ने क्लाउस का प्रमोशन कर दिया था, वो अब विंग कमांडर बन गए थे जर्मन आर्मी के। इत्तेफाक से क्लाउस भी उसी बेस कैंप में आ गए थे जहां पर निकोलस और उनके साथी बंदी थे।
अब क्लाउस चाहते थे कि निकोलस और उनके साथी जर्मन आर्मी को भी उसी तरह ट्रेन करें जैसे वो पहले रशियन आर्मी को करते थे, जिससे कि जर्मन आर्मी भी अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से टैंक को ऑपरेट कर पाए। तो वो एक दिन अनाया को अपने साथ लेकर निकोलस के चैम्बर में जाते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, बट वो इसके लिए मना कर देते हैं। फिर क्लाउस अनाया के सिर पर पिस्तौल रखकर किसी तरह जो है निकोलस को मना लेते हैं उस चीज़ के लिए। अगले दिन निकोलस को मौका देते हैं कि आप जितने भी कैदी हैं उनमें से चुनाव कर लो कि आप इस काम में कितने लोगों को अपने साथ रखोगे और किन किन लोगों को अपने साथ रखोगे। तो उस दौरान निकोलस को अपने पुराने वो लोग मिलते हैं जिनके साथ उन्होंने जंग लड़ी थी। निकोलस अपने पुराने लोगों को ही साथ रखना पसंद करता है। फिर क्लाउस उनको टैंक भी वही वाला देता है जिसको उसने हराया था, T-34। शायद आप इसके बारे में तो जानते हैं। तो इस बार ये और ज़्यादा टूट चुका था और ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और जर्मन सरकार इनको ऑर्डर देती है निकोलस और उसके लोगों को कि आप दोबारा से इस टैंक को रिपेयर करो, अपनी हालत ठीक करो, टैंक की सफाई करो, टैंक की मरम्मत करो और उसके बाद एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। काम के लिए निकोलस और उसके लोगों को 6 दिन का समय दिया जाता है। उस दौरान निकोलस जर्मन कैद से भागने का प्लान बना लेता है और पीछे खड़ी अनाया भी उसको सुन लेती है, उसके प्लान को समझ लेती है। फिर जब वो सफाई करना शुरू करते हैं टैंक की, तो उनको लाशों के साथ साथ कुछ राउंड्स भी मिलते हैं, कुछ बारूद भी मिलता है जो कि टैंक में यूज़ किया जाता है। बट अभी तक वो जर्मन आर्मी को नहीं पता होता है कि उस टैंक के अंदर बारूद भी है। दरअसल क्लाउस ने निकोलस के सामने शर्त रखी थी कि आप बिना आर्मर के जो है टैंक को यूज़ करोगे, बस आर्मर और बारूद हमारे पास होगा, आपको बस केवल बचना है हमसे, अगर आप बच पाते हो तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। निकोलस अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी समझदारी से उन राउंड्स को जहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली थी वहीं पर छुपा देता है। उनको 6 दिन का समय मिलता है दोबारा से उस टैंक को तैयार करने के लिए। उस दौरान अनाया और निकोलस को आपस में प्यार हो जाता है। अनाया भी चाहती है कि वो भी निकोलस के साथ जाए, वो भी आज़ाद हो, क्योंकि वो उसका प्लान भी पहले से जानती है। अनाया निकोलस की मदद करती है मैप को लाने में क्लाउस के ऑफिस से। फिर दिन आता है प्रैक्टिस का, जिस दिन प्रैक्टिस होनी थी। निकोलस युद्ध अभ्यास करके दिखाता है। वो लोग फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक्सरसाइज होने वाली थी, और वो बड़ी समझदारी के साथ वहाँ पर धुआं कर देता है, जिससे कि जर्मन टैंकों को पता ना चले कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। 6 में से 2 राउंड्स का यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से निकोलस और उसके लोग T-34 टैंक के साथ में वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसी बीच अनाया भी वहाँ से 1 दिन की छुट्टी लेकर बाहर चली जाती है कैंप से। वो बाहर मिलते हैं, मिलकर एक पास ही एक शहर में जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी लूट करते हैं, खाना वगैरह चुराते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े वगैरह बदलते हैं और पुराने कपड़ों को जलाकर वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद जर्मन आर्मी उनका पीछा कर रही होगी या जर्मन आर्मी उनको ढूंढ लेगी, और होता भी ऐसा ही है। रास्ते में हाईवे पर चलते हुए उनके ऊपर एक मिसाइल दागा जाता है। वो समझ नहीं पाते ये कहाँ से आया। फिर उनको पता चलता है कि ने हाईवे पर मिसाइल्स लगाए हुए हैं, तो वो अपना रास्ता बदलते हैं। वो हाईवे से ना जाकर जंगल से जाना डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं। इस दौरान रात होने वाली होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम रात को जंगल में ही रुकेंगे। वो एक पहाड़ पर जाने की कोशिश करते हैं कि उस पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ पर जगह थोड़ा सेफ लगती है उनको, तो वहाँ पर रात के रुकने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसी बीच क्लाउस अपने हवाई जहाज से उनको ढूंढ रहा होता है जंगल में। वो उनके टैंक के टायर के निशानों से पता चला लेता है कि वो शायद पहाड़ के ऊपर ही गए होंगे और वहीं पर रात बिता रहे होंगे। फिर क्लाउस अपने 4 टैंकों के साथ में रात को उस पहाड़ के तरफ जाता है उनको ढूंढने के लिए। उस टाइम पर निकोलस और उनके सारे साथी और साथ में अनाया विश्राम कर रहे होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, बोल सकते हो खुशियाँ मना रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उनको ये लगता है कि वो जर्मन से बच गए हैं, जर्मन आर्मी से बहुत दूर आ गए हैं, अब वो उनको नहीं ढूंढ पाएंगे, अब वो आज़ाद हैं। तो वहाँ पर एक नदी होती है, नदी में नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी देर रात सोते हुए निकोलस की आँख खुलती है और उसको भनक लगती है कि शायद जर्मन्स ने उनको ढूंढ लिया। उसको टैंकों की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से अपने साथियों को उठाता है और उठाकर उनको बोलता है कि हमको घेर लिया गया है और हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सुबह का इंतज़ार नहीं करते, अभी हमको रात में ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो प्लान बनाते हैं। अनाया उनके साथ होती है, तो सबसे पहले निकोलस उसको मना करता है कि आप हमारे साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आगे थोड़ा रिस्क होगा, तो आप हमको दूसरी तरफ से जाकर आगे मिलना, हम कल शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर हम शाम तक वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो आप समझ लेना कि हम लोग नहीं आएंगे और आप अपने रास्ते निकल जाना। उसके बाद वो चारों लोग टैंक लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा गाँव होता है,
पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि पक्का इस गांव के अंदर ही जर्मन जो सैनिक हैं अपने टैंक्स के साथ छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ क्लाउस अपने 4 टैंकों के साथ बहुत एक अच्छी जगह पर गांव में एक अच्छी लोकेशन पर तैयार रहता है। निकोलस और उसके साथियों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही निकोलस उनकी रेंज में आता है, उनका टैंक उनकी रेंज में आता है, वो एकदम फायर करता है और थोड़ी सी चोट उसके टैंक को पहुंचती है, बट वो उससे बच जाते हैं। जबरदस्त लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है आमने सामने टैंकों के बीच में। उस दौरान निकोलस का टैंक T-34 उसके एक टैंक को बर्बाद कर देता है। बाकी बचते हैं 3 टैंक। निकोलस का एक साथी हैंड ग्रेनेड से 2 टैंकों को बर्बाद कर देता है। फिर आखिरी में आमना सामना होता है निकोलस का क्लाउस से। निकोलस और क्लाउस के टैंकर आमने सामने होते हैं, बीच में एक ब्रिज होता है। दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं आमने सामने की लड़ाई करने के लिए। दोस्तों, ये दृश्य देखने लायक था। दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, जहां पर निकोलस के टैंकर के पास बस 1 राउंड फायरिंग थी और क्लाउस के पास काफ़ी सारी फायरिंग बची हुई थी। तो जब आमने सामने की लड़ाई चल रही थी तो निकोलस बार बार बच रहा था, क्लाउस बार बार उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था, क्योंकि निकोलस के पास एक ही राउंड था और वो उसको जितना करीब जाकर मार पाए उतना करीब मारने की कोशिश करना चाहता था। इसी तरह बचते बचाते निकोलस अपने टैंक को लेकर क्लाउस के टैंक के पास जाता है और फायर कर देता है बिल्कुल उसके ड्राइवर के जोन में। हाई स्पीड टैंक से टक्कर मारता है क्लाउस के टैंक में, जिससे वो लगभग आधा नदी में गिर जाता है ब्रिज को तोड़ के। उसके बाद निकोलस और क्लाउस दोनों अपने टैंक से बाहर निकलते हैं। निकोलस जो है क्लाउस को एक बंदूक से निशाना साधता है उसके ऊपर और क्लाउस उसको बोलता है कि मेरे को शूट करो, लेकिन निकोलस को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसको शूट नहीं करता। दोनों एक बहुत अच्छे रिलेशन, एक बहुत अच्छे सम्मान एक दूसरे को देते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद निकोलस उसको बचाना चाहता है क्लाउस को, बट क्लाउस इनकार कर देता है। वो मरना चाहता है उस सिचुएशन में, वो शहीद होना पसंद करता है। तो वो निकोलस उसका हाथ छोड़ देता है और क्लाउस अपने टैंक के साथ में नदी में गिर जाता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। तो इस दुनिया में जितने भी सोल्जर्स हैं, मैं उनकी ज़िंदा दिली के लिए उनको सल्यूट करता हूं और दिल से मेरे दिल में बहुत इज्जत है हर सोल्जर्स के लिए। और मुझे लगता है जो बलिदान वो अपनी लाइफ के अंदर करते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग।